चलिए सर, शुरुआत करते हैं अमेंडमेंट के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, सैलरी के ऊपर। सैलरी में दो अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट से आए हुए हैं और इम्पैक्ट 115 बीएसी का बहुत बड़ा है। 115 बीएसी का इम्पैक्ट ज़्यादा बड़ा है। मैं कह सकता हूँ मई 21, नवंबर 21 या जून दिसंबर 21 के अंदर में, जब भी अकॉर्डिंगली जैसे भी आपकी एग्जामिनेशन है, कंफर्म सैलरी के ऊपर एक क्वेश्चन आना ही आना है, राइट, कंफर्म आना है। और वो भी आपको 115 बीएसी के ऑप्शन के साथ दिया जाएगा, 115 बीएसी के ऑप्शन के साथ दिया जाएगा। नो, सैलरी के अंदर में क्या अमेंडमेंट है? पहला अमेंडमेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्वेट इक्विटी शेयर इन केस ऑफ एन एलिजिबल कंपनी को लेकर के है। आइए पहले कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड करता है बेटा? स्वेट इक्विटी शेयर प्रोवाइड करता है। यस, एम्प्लॉई के हाथ में ये क्या होने वाला है? परक्विजिट होने वाला है। वॉट एवर इज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स माइनस कंसिडरेशन रिसीव्ड इफ एनी इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ये हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है, ये चीज़ हमें बताती है सेक्शन 17। और डीप में जाते हैं, और डीप में जाते हैं। एम्प्लॉयर ये आपको प्रोवाइड कर रहा है, ईसॉप्स प्रोवाइड कर रहा है। एम्प्लॉयर ये आपको प्रोवाइड कर रहा है, ईसॉप्स प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे एम्प्लॉयर के हाथ में सेक्शन 47 का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलता। सेक्शन 47 बताता है कोई भी व्यक्ति अगर गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रांसफर के अंदर में ट्रांसफर करता है तो इट इज़ नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लायबल टू कैपिटल गेन। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है, सेक्शन 47, ईसॉप अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है तो। खैर, इस पार्ट पे आते हैं। एम्प्लॉय जब भी आपको ईसॉप्स मिलते हैं, वॉट एवर इज द फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन रिसीव्ड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ये आपका क्या बनता है? परक्विजिट। अब इस परक्विजिट पे टैक्स कब पे करना पड़ता है? यहाँ लिखा हुआ है, द टैक्स ऑन परक्विजिट ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी एंड स्वेट इक्विटी शेयर इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन द ईयर ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। आपको इसके ऊपर का टैक्स कब पे करना पड़ता है? जिस साल आपने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया। यानी इस स्वेट इक्विटी शेयर से रिलेटेड टैक्स आपको कब पे करना पड़ता है? जिस साल आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया उस साल, मतलब जिस साल आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया उस साल। लेकिन अब अमेंडमेंट क्या हुआ? अमेंडमेंट हुआ इन केस ऑफ अ एलिजिबल एम्प्लॉयर। जो कौन है? एलिजिबल एम्प्लॉयर, जो 80 IAC एलिजिबल स्टार्टअप्स वाले हैं। अगर ये अपने एम्प्लॉय को क्या करते हैं? स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या स्वेट इक्विटी शेयर देते हैं, तो टैक्स हम उस साल में पे नहीं करेंगे जिस साल के अंदर में हम लोगों ने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, बल्कि 14 डेज फ्रॉम द रेलेवेंट डेट को हम लोग क्या करेंगे? पे करेंगे। आगे पढ़िए। वेयर सच, ये है अमेंडमेंट, वेयर सच शेयर्स आर अलॉटेड बाय एम्प्लॉयर, वेयर सच शेयर्स आर अलॉटेड बाय एम्प्लॉयर बीइंग एन एलिजिबल स्टार्टअप। अगर यही एलिजिबल स्टार्टअप्स है जो 80 IAC में लिखे हैं, 80 IAC आपको डिडक्शन में कवर है। सो अगर कोई ये एलिजिबल एम्प्लॉयर है जो 80 IAC में है, वो अलॉट करता है, द परक्विजिट विल बी टैक्सेबल इन द ईयर, दैट इज 14 डेज फ्रॉम, 14 दिन काउंट करेंगे। कहाँ से? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। जिस भी रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के अंदर में आपको ये अलॉटमेंट किया गया है, वहाँ से 48 मंथ्स जब भी खत्म होते हैं उसके बाद 14 दिन के अंदर में आपको पे करना है। 14 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ्स फ्रॉम द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। जिस रेलेवेंट असेसमेंट में आपको दिया गया है 48 मंथ्स के अंदर में ये आप एक्सरसाइज करने का जनरल राइट्स होता है। सो 48 मंथ्स, जैसे ही 48 मंथ्स खत्म हुए वहां से 14 दिन के अंदर में आपको इसके ऊपर का टैक्स पे करना है। इन द ईयर इन विच सेल ऑफ सिक्योरिटी इज मेड, 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटी। मान लीजिए अगर कोई एम्प्लॉय इस सिक्योरिटी को क्या कर देता है? सेल कर देता है। ये जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है, स्वेट इक्विटी शेयर है, इसको सेल कर देता है। तो जब भी आपने सेल किया वहां से 14 दिन के अंदर में आपको क्या करना है? इसके ऊपर का टैक्स पे करना है, परक्विजिट के ऊपर का। तो या तो आपने उसको रखा होगा तो 48 मंथ्स के बाद आपकी लाइबिलिटी आएगी टैक्स की। अगर उसको आपने बेच दिया होगा तो बेचने के 14 दिन के अंदर में लाइबिलिटी आ जाएगी। या फिर तीसरा, इन द ईयर इन विच द असेसी सीज टू बी एम्प्लॉय ऑफ द एम्प्लॉयर। या मान लीजिए एम्प्लॉय ने पहले ही जॉब छोड़ दिया, बेचा भी नहीं, खुद के पास भी नहीं रखा, उसने जॉब छोड़ दिया। जॉब जैसे ही छोड़ा वहाँ से 14 दिन के अंदर, इन केस वेयर द असेसी सीज टू बी एम्प्लॉय ऑफ द एम्प्लॉयर, जहाँ से आपने जॉब छोड़ा वहाँ से 14 दिन के अंदर में आपको टैक्स पे करना है, विच एवर इज अर्लियर। हालांकि ये जो अमेंडमेंट आया है ये सिर्फ और सिर्फ तभी है जब एम्प्लॉयर कौन है? एलिजिबल स्टार्टअप के अंदर में है, जो 80 IAC के अंदर में लिखा हुआ है। तो अब हमें कितने पार्ट बनाने पड़ेंगे? मान लो अब आपको अगर
स्वेट इक्विटी शेयर मिला है, स्वेट इक्विटी शेयर मिला है, तो इसके ऊपर का टैक्स कब देना है? टैक्स ऑन स्वेट इक्विटी शेयर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। एम्प्लॉयर इज नॉट एन एलिजिबल स्टार्टअप, अगर एम्प्लॉयर एलिजिबल स्टार्टअप नहीं है तो इसके ऊपर का टैक्स आपको कब देना है? इन द ईयर इन विच ऑप्शन इज exercised. If employer is an eligible startup, तब आपको कब देना है? इफ एम्प्लॉयर इज एन एलिजिबल स्टार्टअप, तब आपको कब देना है? 14 days फ्रॉम द सेल, 14 days from he ceased to be employee, or 14 days after completion of 48 months after the relevant assessment year, whichever is earlier. ये एक अमेंडमेंट है आपके सामने। तो जनरली टैक्स जो स्वेट इक्विटी शेयर पे था, चेक करो बेटा, तो ये हुआ है आपका पहला अमेंडमेंट। इम्पैक्टफुल कितना हो सकता है? चांसेस है इसके पूछे जाने के, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा पूछा जाएगा एट इंटर लेवल, बट चांसेस है कि आपको पूछा जा सकता है। केस स्टडी फॉर्म के अंदर में बना के पूछा जा सकता है कि भैया ये इस दिन क्या हुआ है, इसने छोड़ा है, बताइए स्वेट इक्विटी शेयर के ऊपर, अगर ये एलिजिबल स्टार्टअप हो। या एक ऐसा क्वेश्चन डेवलप किया जा सकता है कि जनरली आपको स्वेट इक्विटी शेयर का परक्विजिट निकालने बोला जाए, राइट, उसके नीचे ऑप्शन बी बोल करके पूछ लिया जाए, सपोज इफ द एम्प्लॉयर इज एन एलिजिबल स्टार्टअप, तब इसका टैक्स कब पे करना है, तो उससे रिलेटेड आपको थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा आया है ओवरऑल लिमिट प्रोविडेंट फंड को लेकर के। प्रॉब्लम क्या हो रही थी? प्रॉब्लम हो रहा था एक डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी किस बात में? डिस्पैरिटी इन ओवरऑल लिमिट्स। जो व्यक्ति रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के अंदर में था, 80 CCD या अप्रूव्ड सुपर एन्यूएशन फंड के अंदर में था, इसके लिए एज सच कोई अपर लिमिट नहीं थी। एक लिमिट थी जो सेक्शन ने खुद ने बताई थी, पर कोई ओवरऑल लिमिट नहीं थी। जैसे कि अगर छोटे छोटे एग्जाम्पल लें, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की अगर हम बात करें तो ये 12% था। अगर आपको याद होगा, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन किया है तो मैक्सिमम 12% ऑफ सैलरी तक के एग्जम्प्ट है। बियॉन्ड 12% ऑफ सैलरी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। यानी 12% तक एग्जम्प्ट, बियॉन्ड 12% ऑफ सैलरी टैक्सेबल। सुपर एन्यूएशन फंड के लिए आपको याद होगा लिमिट होगी 1,50,000, अप टू 1,50,000 नॉट टैक्सेबल। 1,50,000 के ऊपर गया तो वो टैक्सेबल लिमिट के अंदर में आता था। फिर 80 CCD क्या था बेटा? पेंशन फंड के अंदर में कंट्रीब्यूशन, राइट। कितना प्रोवाइडेड था पेंशन फंड के अंदर में कंट्रीब्यूशन? याद होगा तो 10% ऑफ सैलरी और 20% ऑफ GTI। यानी सेक्शन में इंडिविजुअली तो लिमिट्स दी हुई थी, लेकिन कोई अपर लिमिट नहीं दी गई थी कि मतलब इसके ऊपर अमाउंट गया तो ये टैक्सेबल होगा क्या। ऐसी कोई अपर लिमिट नहीं दी गई थी कि भैया हाँ इसके भी ऊपर चला गया तो हम क्या कर देंगे? टैक्सेबल कर देंगे। इस पे एक ओवरऑल लिमिट लेकर के आ गए। क्या कहा? द अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, द अमाउंट इंडिविजुअली
और एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू द अकाउंट ऑफ असेसी बाय एम्प्लॉयर, किसने किया होगा? एम्प्लॉयर ने। कहा? इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इन पेंशन स्कीम, और अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड टू द एक्सटेंट इट एक्सीड 7,50,000 इन अ प्रीवियस ईयर शैल बी टैक्सेबल एज परक्विजिट। मतलब अगर आरपीएफ, पेंशन फंड, सुपरएन्युएशन फंड तीनों का मिला के कंबाइंड कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, कंबाइंड कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर एक्सीड 7,50,000, तो अब इसे परक्विजिट मान लिया जाएगा। अब इसे क्या मान लिया जाएगा? परक्विजिट मान लिया जाएगा। चेक करना। सो अब तक ऐसा कोई नहीं था अब ये ला लिया गया है। अब इसको कुछ अलग तरीके से समझ के देखते हैं, क्या है इसका मीनिंग। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ में आरपीएफ में प्लस एटीसीसीडी प्लस सुपरएन्युएशन फंड, इंडिविजुअल लिमिट्स को जो रखा गया है वो तो रखा ही गया है, उसके ऊपर अगर उसको भी कंबाइन कर दिया, उसमें भी 750 के ऊपर अगर चला गया, तो क्या मान लिया जाएगा? इसे परक्विजिट मान लिया जाएगा। क्यों ना इसे एक एग्जाम्पल लिया जाए, क्यों ना इस पे एक एग्जाम्पल लिया जाए। एक एग्जाम्पल लिखिए यहाँ पे, एक एग्जाम्पल लिखिए यहाँ पे। एग्जाम्पल, बेसिक सैलरी 80 lakhs, बेसिक सैलरी 80 lakhs, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट 14% ऑफ बेसिक टू एनपीएस for employee professional tax paid by employee 2,400 compute salary taxable। सपोज कर लो बेसिक सैलरी इज योर 80 लाख रुपीज, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 14% ऑफ द बेसिक सैलरी टू द नेशनल पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, प्रोफेशनल टैक्स 2,400 मेड बाय एम्प्लॉयर। अब क्या किया जाएगा? कंप्यूट करते हैं सैलरी को, इसका मीनिंग समझते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले आपका बेसिक सैलरी आएगा, योर बेसिक सैलरी वुड बी 80 लाख रुपीज। डू यू अग्री? बराबर। इसमें एड बैक करेंगे एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस, दिस विल कम टू 11,20,000 रुपीज। चेक करो ये कितना है बेटा? 40%, दैट इज 40% ऑफ बेसिक। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे जो दिया है वो सैलरी में ऐड किया जाएगा। बाद में 80 में जो हम डिडक्शन लेंगे वो अलग बात है, पहले तो सैलरी में ऐड करना होगा। यस, पहले तो सैलरी में हम ऐड कर देंगे। अब अमेंडमेंट के तहत ऐड परक्विजिट, ऐड परक्विजिट, परक्विजिट
अमेंडमेंट क्या कहता है, अगर आपने 7,50,000 के ऊपर दिया होगा तो जितना एक्सेस अमाउंट है हम उसे भी परक्विजिट मानेंगे। टेक्निकली क्या आप कह सकते हैं ये डबल टैक्सेशन होगा? मैं इसे हाँ ही कहूंगा, ये डबल टैक्सेशन है। 11,20,000 कितना एक्सेस है ओवर एंड अबाउ 7,50,000, ये सैलरी में ऐड हो जाएगा परक्विजिट बोल के। समझ में आया क्या हो रहा है? 1120 तो पूरा ऐड हुआ बिकॉज इट इज एन एनीथिंग फ्लोइंग फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, इट वॉज फ्लोइंग फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, तो ये तो सैलरी में ऐड होगा ही होगा। एक ओवरऑल लिमिट लेकर के आ गए और ओवरऑल लिमिट के ऊपर गया तो वो एग्जम्प्ट नहीं है, उसको परक्विजिट बोल के एक टैक्स किया जा रहा है। ओ शम्मी कपूर, उसको परक्विजिट बोल के टैक्स किया जा रहा है, जिसका मतलब ये 11-20 तो टैक्स हुआ ही हुआ, 370 भी ऐड हो जाएगा एज परक्विजिट। दिस इज द न्यूएस्ट थिंग विच हैज बीन एडेड बाय फाइनेंस एक्ट। समझ में आया? अच्छा जी, अब ग्रॉस सैलरी निकलेगा अपना। चलो ग्रॉस सैलरी निकालो, कितना आ रहा है हमारा ग्रॉस सैलरी? 80 प्लस 1120 प्लस 370, दिस कम्स टू 94,90,000। एक मिनट, इसमें से सबसे पहले हम लोग हर बार की तरह स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं, वो माइनस करेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज 50,000, ये माइनस कर दो। इसमें से जितना आपने प्रोफेशनल टैक्स पे किया है वो माइनस हो सकता है। सो फाइनल आंसर वुड कम टू 94,37,600। ये टैक्सेबल सैलरी बन जाएगा। समझ में आया क्या हुआ? अच्छा जी, अब इसके आगे का इंपैक्ट भी समझाता हूं, क्योंकि आपको तो पता है मेरा मंत्र क्या है, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनना, इफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज टैक्सेबल इनकम, अगर सेम क्वेश्चन, अगर ये टैक्सेबल सैलरी का ना हो करके किसका होता, आपका टोटल इनकम का होता, तो आपका यहां पे सैलरी इनकम आता 94,37,600 बराबर। यही आपका ग्रॉस टोटल इनकम बन जाता 94,37,600। देखना, सैलरी और डिडक्शन को जोड़ के समझा रहा हूं, बेटा। हाँ ध्यान से सुनना। अब इसमें से तुम क्या करोगे, डिडक्शन लोगे अंडर सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 2। सर 80 CCD सबसेक्शन 2 क्या होता है? एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया है उसका डिडक्शन एम्प्लॉई को मिलता है। एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया है इसका डिडक्शन एम्प्लॉई को मिलता है। कितना? 14% मिलेगा अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो, या फिर 10% मिलेगा अगर अदर है तो। सो अगर, अब जैसे इस केस में हमें पता नहीं है एम्प्लॉयर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है या अदर है, हम अदर मान करके अपना काम करते हैं। हम क्या करते हैं? अदर मान करके अपना काम करते हैं। सो 80 CCD 2 अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो प्लीज 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 पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 CCD 2 कहता है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे जो कंट्रीब्यूशन किया है, एम्प्लॉई को उसका क्या मिलता है? डिडक्शन मिलता है। कितना मिलता है? अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला एम्प्लॉय होगा तो 14% ऑफ सैलरी, 14% ऑफ सैलरी, अदरवाइज 10% ऑफ सैलरी। तो यहां पे हम क्या करेंगे जरा चेक करना, यहां पे हम बड़ा सिंपल सा काम करेंगे, स्ट्रेट अवे अदर एम्प्लॉय को पकड़ के हम सॉल्व करते हैं। 10% आपको मैक्स मिलने वाला है, ये हो गया 8 लाख रुपीस, ये हो गया 8 लाख रुपीस। आपका टोटल इनकम निकल जाएगा 86 लाख
37,600 ये आपका टोटल इनकम आ जाएगा। और मुझे लगता है आपको ऐसा ही कोई क्वेश्चन बना के दिया जाएगा, क्योंकि यहां पे एग्जामिनर को आपकी 3 नॉलेज चेक करने को मिलती है। एक, आपने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को सैलरी में ऐड किया है क्या। एग्जामिनर को यहां पे आपके 3 कंसेप्ट चेक करने को मिलेंगे। एक, क्या आपने इसको ऐड किया है, क्योंकि कई बच्चे क्या करेंगे आपको पता है, इसको तो ऐड करेंगे नहीं, अमेंडमेंट आया है 750 का, 750 के ऊपर वाला, तो हम इसको परक्विजिट टैक्स कर देंगे। गलत, दोनों एडजस्टमेंट आपको करनी है। सर ये तो फिर डबल टैक्सेशन हो जाएगा ना। हो रहा है इसके अंदर में, इसका इंपैक्ट हो रहा है, बट ये ओवरऑल लिमिट लगाई गई है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग एक्सेस बेनिफिट क्लेम कर लेते थे और कुछ लोगों को ये मिलता ही नहीं था, स्पेसिफिक प्राइवेट सेक्टर पे वालों को। तो एक डिस्पैरिटी अराइज हो रही थी, इसके लिए इस तरह से एडजस्टमेंट्स लाई गई है। दूसरा, परक्विजिट माना जाएगा ओवरऑल कंट्रीब्यूशन इंडिविजुअली। अब देखो ये जो प्रॉब्लम था ये इंडिविजुअल का था। इंडिविजुअल मतलब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, या तो सिंगल अमाउंट या तीनों की मिला के एग्रीगेट अमाउंट। अब इसमें क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को हार्ड बनाना होगा तो इसमें आरपीएफ भी दे देंगे, एसपीएफ भी दे देंगे। इस प्रॉब्लम को अगर और हार्ड बनाना होगा क्या करेंगे, आरपीएफ भी दे देंगे, एसपीएफ भी दे देंगे, और कुछ नहीं करेंगे। सो आइदर इंडिविजुअल अमाउंट या एग्रीगेट अमाउंट 750 के ऊपर गया तो जो एक्सेस गया हम उसे क्या मानेंगे मालिक, परक्विजिट मानेंगे। सो दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। यहां पे 2 एडजस्टमेंट किया, ग्रॉस सैलरी आ गया। एक गलती आप करेंगे, आप स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना भूल जाएंगे, मत करना। ये मेजर पॉइंट्स है जहां पे आप गलती करोगे। प्रोफेशनल टैक्स माइनस किया, ये आपका टैक्सेबल सैलरी आ गया। अगर आपका प्रॉब्लम सिर्फ टैक्सेबल सैलरी कंप्यूट करने का तक का था तो आपका आंसर यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम टोटल इनकम कंप्यूट करने का है तो जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, उसका बेनिफिट आपको 80 CCD सबसेक्शन 2 के अंदर में मिलता है। कितना? अगर एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो 14% ऑफ सैलरी, अदरवाइज 10% ऑफ सैलरी। यहाँ पे हमने 80 लाख का 10% ले लिया, 8 लाख रुपीज़, आपकी टोटल इनकम आ गई 86,37,600 रुपीज़। आई होप आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा अमेंडमेंट के तौर पे। यस सर। सो एक तो आया है बॉस एलिजिबल स्टार्टअप्स के केस में, अगर एम्प्लॉयर एलिजिबल स्टार्टअप्स है तो स्वेट इक्विटीज के ऊपर जो शेयर पे टैक्स देना है वो डिफर कर दिया गया है। दूसरा कहा गया है एक ओवरऑल लिमिट रिकॉग्नाइज स्कीम की, 80 CCD1 की अप्रूव्ड स्कीम की, जिसमें आप एक एक्स लिमिट के ऊपर जाते हैं, दैट इज 750 के ऊपर जाते हैं, तो जो एक्सेस अमाउंट है वो टैक्सेबल एज परक्विजिट है। यस, द एनुअल अक्रीशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और एनी अमाउंट ऑफ सिमिलर नेचर टू द बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ फंड to the extent it relates to employer contribution and includes the total income on account of the same having exceeded 750। जब हम इस 750 का काउंट करते रहेंगे तो इसमें जो एनुअल एक्रीशन हुआ है, चाहे वो इंटरेस्ट का हो या डिविडेंड का हो, टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, हम ये काउंट करेंगे। मैं आपको कुछ याद दिलाता हूँ, बड़ा डीप है और बहुत बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। आपको पता है जब फाइनल अमाउंट निकलती है तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ये सैलरी में टैक्सेबल होता है। अब हम क्या कह रहे हैं, जब हम इस 750 की लिमिट्स को काउंट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन भी काउंट करेंगे जो किसने दिया है, एम्प्लॉयर ने दिया है, प्लस इस फंड में पैसा डाला, फंड से इंटरेस्ट जनरेट हुआ, इस इंटरेस्ट को भी काउंट करेंगे। लेकिन कौन सा इंटरेस्ट? उतना ही जितना एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन था। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इक्वल कंट्रीब्यूशन करते थे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय इक्वल कंट्रीब्यूशन करते थे। इंटरेस्ट आया 1000 रुपीज़, 500 में डिवाइड हुआ, दिस 500 विल बी रिकॉग्नाइज फॉर द लिमिट ऑफ 7,50,000। किसी फंड ने इंटरेस्ट ना देकर के डिविडेंड दिया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये 750 की लिमिट को काउंट करने के लिए हमें ये भी लेना होगा। लेकिन डिविडेंड कितना? सिर्फ जितना एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का पार्ट है उतना ही, क्योंकि एम्प्लॉयर से जो मिला ये पार्ट बनता है सैलरी का। हेंस जब हम इस 750 की ओवरऑल लिमिट को काउंट करते रहेंगे तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन की बात नहीं चल रही है, इस पे जो इंटरेस्ट और डिविडेंड का पार्ट भी आ रहा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को रिलेटेड, वो भी हमें कंसिडर करना होगा।
ये बात समझ में आई क्या? एनुअल एक्रीशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और एनी अदर अमाउंट ऑफ सिमिलर नेचर, या इसके ऊपर कुछ और सिमिलर नेचर का कुछ अमाउंट आया होगा, टू द क्रेडिट ऑफ फंड, जो फंड में आपके क्रेडिट हुआ है, टू द एक्सटेंड इट रिलेट्स टू एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट आया तो वो अदर सोर्सेस के अंदर में जाना चाहिए, एंड इंक्लूडेड इन टोटल इनकम, और ये आपकी टोटल इनकम में क्या किया जा रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ 7,50,000, इसे भी परक्विजिट मान करके क्या किया जाएगा, एडिशन किया जाएगा। समझ में आया बेटा? अब आते हैं तीसरे पार्ट पे, 115 BAC ने सैलरी पे क्या इंपैक्ट किया है, ये आपको एक्सक्लूसिवली बना करके दिया गया है मालिक, ध्यान से सुनना। 115 BAC क्या है? ये 115 BAC एक ऑप्शन लाया गया है, किसके लिए लाया गया है, इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ्स के लिए लाया गया है, ताकि वो अपना टैक्स डिफरेंट तरीके से कंप्यूट करे। एक, या तो वो सारे डिडक्शन एग्जम्पशन ले ले और नॉर्मल रेट कंप्यूट करें, जिसमें आपको अलग अलग स्लैब रेट मिलते हैं। अलग अलग स्लैब रेट का मतलब 2,50,000, 3 लाख, 5 लाख डिपेंडिंग अपॉन द एज। या तो आप 115 BAC में आ जाएं, एज गई तेल लेने सबके लिए 2,50,000 to 5 lakh, 5 lakh to 7.5, 7.5 to 10, 10 to 12.5, 12.5 to 15 एंड अबव 15 के हिसाब से आपको रेट लगाए जाए। पर इसमें बहुत सारे डिडक्शन और एग्जम्पशन आपको क्लेम नहीं करने हैं। अगर आप 115 BAC ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे डिडक्शन क्लेम नहीं करने हैं, जिनमें से मेजर लिस्ट सैलरी के टॉपिक की है, जिनमें से मेजर लिस्ट सैलरी के टॉपिक की है। आइए जरा समझते हैं कि वो कौन कौन से डिडक्शन है जो आपको नहीं मिलेंगे अगर आप क्या करते हैं, न्यू सिस्टम में आ जाते हैं। तो 115 BAC has introduced the new optional taxation scheme for individuals and HUF under 115 BAC of the Act to provide the concessional rate of slab rate to be applied to total income without claiming specified deductions। एक पूरी लिस्ट बना करके मैंने आपको दी है, ये लिस्ट को आप रेफर कर लेना, आपका पॉइंट सॉल्व हो जाएगा। वैसे भी क्वेश्चनर सॉल्विंग में डाल रहा हूँ, चाहे वो फाइनल हो चाहे वो इंटर हो, क्वेश्चनर सॉल्विंग में डाल ही रहा हूँ। ये चीज़ आपके बहुत फायदे की होने वाली है। सो लीव सैलरी आप दोनों जगह क्लेम कर सकते हो, जो 10 AA के अंदर में है। ग्रेचुटी आप क्लेम कर सकते हो, कंप्यूटेशन आप क्लेम कर सकते हो, रिट्रेंचमेंट बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हो, VRS क्लेम कर सकते हो, लेकिन लीव ट्रैवल कंसेशन आप क्लेम नहीं कर सकते अगर आप 115 BAC में हैं। 115 BAC में आप लीव ट्रैवल कंसेशन, वो लीव ट्रैवल कंसेशन होता था ना 4 साल में कोई भी 2 बार नहीं मिलेगा, वो आप क्लेम नहीं कर पाओगे यहाँ पे। HRA का एग्जम्पशन आप क्लेम नहीं कर पाओगे। HRA का एग्जम्पशन नाम को लोअर ऑफ 3 थिंग, एक्चुअल 50 और 40% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, क्लेम नहीं कर पाओगे। ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, कन्वीनियंस अलाउंस मिलेगा, डेली अलाउंस मिलेगा, हेल्पर अलाउंस नहीं मिलने वाला, एकेडमिक रिसर्च अलाउंस नहीं मिलने वाला, यूनिफॉर्म अलाउंस नहीं मिलने वाला। आपको याद होगा तो मैंने 115 BAC पढ़ाते वक्त पढ़ा था, ये 3 मिल जाएंगे क्योंकि ये तो वैसे ही ऑफिशियल के लिए होते हैं। ये 3 बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएंगे, मतलब हेल्पर अलाउंस विल बिकेम टैक्सेबल, academic research allowance will become taxable, uniform allowance will become taxable अगर आप 115 BAC ऑप्ट कर रहे हैं तो। साथ साथ में 10-14 के बहुत सारे बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाले। अगर आप देखोगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज़ पर चाइल्ड पर मंथ नहीं मिलने वाला, हॉस्टल अलाउंस 300 पर चाइल्ड पर मंथ नहीं मिलने वाला, ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 पर मंथ नहीं मिलने वाला, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर हैंडीकैप दोनों जगह अवेलेबल है, विकलांग अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर अदर ना यहाँ अवेलेबल था ना यहाँ अवेलेबल है, दोनों जगह टैक्सेबल हो जाएगा, दोनों जगह क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। सो क्या क्या अवेलेबल नहीं है, लीव ट्रैवल कंसेशन अवेलेबल नहीं है। इन शॉर्ट बेसिक्स टैक्सेबल थे वैसे ही टैक्सेबल होंगे, जैसे एग्जम्पशंस हमें रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए मिलते हैं वो वैसे ही मिल जाएंगे। क्या क्या नहीं मिलने वाला, HRA नहीं मिलेगा, लीव ट्रैवल कंसेशन नहीं मिलेगा, हेल्पर अलाउंस, अकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस नहीं मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन, हॉस्टल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस अदर देन फॉर विकलांग नहीं मिलेगा। जनरली फ्री फूड एंड बिवरेजेस का बेनिफिट मिलता है अप टू 50 रुपीज़ पर मील। अगर आपने 115 BAC ऑप्ट कर लिया
तो ये 50 रुपीज़ पर मील का भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अदर एग्जम्पशन फॉर परक्विजिट्स जैसे मिलते आए हैं कंप्यूटर लैपटॉप्स, वो मिलेंगे एज इट इज़ मिलते रहेंगे। डिडक्शन अंडर 16 टोटली नहीं मिलने वाला, न स्टैंडर्ड डिडक्शन, न एंटरटेनमेंट अलाउंस, न प्रोफेशनल टैक्स, कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो अदर एग्जम्पशंस फ्रॉम परक्विजिट है उसको आपको वो वैसे ही मिलेंगे, बट फ्री फूड एंड बेवरेजेस थ्रू वाउचर्स वाला पार्ट नहीं मिलने वाला, चेक कर लीजिए। हालांकि मैं आपको बताऊं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी लिस्ट है। सैलरी के जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, स्पेसिफिकली 115 BAC वाले, तब आपको समझ में आएगा क्या अलाउ होगा क्या अलाउ नहीं होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है आपको जो टोटल इनकम वाले प्रॉब्लम होते हैं उसमें एक सैलरी का प्रॉब्लम दे दे और उसे दोनों तरफ से कंप्यूट करने बोल दिया जा सकता है। नॉर्मल तरीके से कंप्यूट करो, 115 BAC से आ रहा है वो कंप्यूट करो और आपके दोनों तरफ से टैक्स निकाल के दिखाओ। तो इसमें वो आपका ओवरऑल नॉलेज चेक कर लेंगे, सैलरी का भी, 115 BAC का भी और न्यू टैक्स कंप्यूटेशन का भी। तो जो टोटल इनकम वाले प्रॉब्लम होते हैं मुझे लगता है उनमें से एक में ये आ सकता है। सो मालिक 3 अमेंडमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सैलरी ये हमने यहाँ पे ख़त्म किया। आते हैं एक और पार्ट के ऊपर, AMT। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, AMT, अनादर अमेंडमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स ये आपके मॉड्यूल में कहाँ कवर है, जब आप कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स निकालेंगे वहाँ पे आपको ये कवर्ड है। 115 JC डील करता है AMT कैलकुलेशन को लेकर के। दो चेंजेस आए हैं AMT के अंदर में। पहला चेंज क्या आया है, अगर एसएससी ने 115 BAC BAD को ऑप्ट किया है तो उस पर AMT एप्लीकेबल नहीं है। अगर एसएससी ने 115 BAC या 115 BAD जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आया है, अगर आपने ये ऑप्ट किया है तो फिर आपको AMT एप्लीकेबल नहीं है। तो हो सकता है आपको एक तीसरा क्वेश्चन ऐसा भी पूछ ले जब टोटल इनकम का प्रॉब्लम हो, इज AMT एप्लीकेबल इफ ही ऑप्ट और इफ ही डू नॉट ऑप्ट, ब्रीफ कैलकुलेशन नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा एक क्वेश्चन आपको बनाया जा सकता है। सबसेक्शन 5 ऐड किया गया है फाइनेंस एक्ट 2020 से। 115 JC में सबसेक्शन 5 ऐड किया हुआ है। द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ 115 BAC 115 BAD। तो AMT अप्लाई नहीं करेगा अगर आप 115 BAC BAD ऑप्ट कर रहे हैं तो। गेटिंग इट? सबसेक्शन 3 में एक चेंज हुआ है। 115 BAC हमें ATI दैट इज एडजस्टेड टोटल इनकम चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई करवाना होता है और ये सर्टिफिकेट हमें देना होता था अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ इनकम। ये सर्टिफिकेट हमें कब देना होता था? अलॉन्ग विद द रिटर्न ऑफ इनकम। अब आपको तो पता है रिटर्न भरने की डेट आगे बढ़ चुकी है और टैक्स ऑडिट की डेट जो हुआ करती थी वो रिटर्न के साथ हुआ करती थी। टैक्स ऑडिट की डेट को भी चेंज किया गया है, एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न किया गया है। अगर आपको नहीं पता है, टैक्स ऑडिट की डेट को चेंज किया गया है। अब पहले टैक्स ऑडिट रिटर्न के साथ जाता था, अब कह दिया गया है एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ रिटर्न, एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ रिटर्न। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि प्री फिलिंग ऑफ टैक्स लेकर के आया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2020 के अंदर में क्या किया है, प्री फिल्ड कंसेप्ट लेकर के आया है। जब आप इनकम टैक्स इंडिया पे लॉगिन करोगे रिटर्न भरने के लिए तो आपकी पैन बेस्ड इन्फॉर्मेशन से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके लिए ऑलरेडी एक रिटर्न बना के रखेगा। आपको जाना है, चेक करना है, अगर सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो आपको सबमिट कर देना है। अब इन्फॉर्मेशन आपके लिए पूरा का पूरा डिटेल्स बना के रखे, ज़रूरी है ना उसके पहले इन्फॉर्मेशन आपसे कलेक्ट की जाए। तो एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न आप ये सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे ताकि सर्टिफिकेट के बेसिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका प्री फिल्ड रिटर्न बना दे। हेंस क्या किया गया है, जो पहले सर्टिफिकेट, टैक्स ऑडिट्स, जितने भी सबमिशंस होते थे जो रिटर्न के साथ जाने थे, अब थोड़ा सा डिवीजन किया गया है, एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न कर दिया गया है। इसी के तहत अब जो AMT का सर्टिफिकेट होगा जो पहले रिटर्न के साथ जाता था, अब उसे भी एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न बना दिया गया है। सो एवरी पर्सन टू हुम दिस सेक्शन अप्लाइज, जिसको AMT अप्लाई कर रहा है, शैल ऑब्टेन अ रिपोर्ट बिफोर द स्पेसिफाइड डेट इन 44AB
44AB में अब क्या डेट आ चुकी है, 1 month prior to filing ROI in such form and manner to an accountant. Accountant का मीनिंग क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एज पर सेक्शन 288, certifying that adjusted total income and the alternative minimum tax have been computed in accordance with the provision of this chapter. तो मैट के AMT के अंदर में दो चेंज आए हैं. पहला, जो AMT का ATI सर्टिफिकेशन हमें रिटर्न के साथ देना होता था, अब एटलीस्ट 1 month प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न देना होगा. पहला चेंज ये. दूसरा चेंज क्या आया है, अगर एसएससी ने 115 BAC BAD ऑप्ट किया है तो फिर उसके ऊपर AMT एप्लीकेबल नहीं है, उसके ऊपर AMT एप्लीकेबल नहीं है. जब AMT एप्लीकेबल नहीं है तो इससे रिलेटेड AMT क्रेडिट भी आता है. पहले 115 JD याद दिला तो क्या था, 115 JD कहता था अगर आपका AMT पेबल इज हायर देन इनकम टैक्स पेबल तो AMT क्रेडिट मिलता है. अगर आपका AMT पेबल इज हायर देन व्हाट इनकम टैक्स पेबल तो आपको AMT क्रेडिट मिलता है, जो 15 साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता था. अब एक और सवाल आएगा, बताइए 115 BAC अगर हमने रेफर किया है तो क्या AMT क्रेडिट यूज कर पाएंगे? आंसर इज नो. द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ 115 BAC BAD. मान लो आपने 115 BAC ऑप्ट किया, आपको टैक्स लाइबिलिटी आई, आप क्या बोलोगे, मेरे को AMT क्रेडिट जो मेरा बचा होगा वो यूज करने के लिए दे दो. क्या AMT क्रेडिट यूज किया जा सकता है अंडर 115 BAC? आंसर इज नो. जब हम आप पे चैप्टर अप्लाई नहीं कर रहे तो आपको AMT क्रेडिट यूज करने नहीं देंगे. जब हम आप पे चैप्टर अप्लाई नहीं कर रहे तब हम आपको AMT क्रेडिट यूज करने नहीं देंगे. तो सीधे शब्द AMT क्रेडिट can't be used when assessee opt for 115 BAC or 115 BAD. Is this done? That's it. तो ये थे सैलरी और AMT से रिलेटेड अमेंडमेंट.